हेलो एंड वेलकम अगेन एवरीवन। हमारा पेडियो फिनिश हो चुका है लास्ट लेक्चर्स में। आज हम लोग पेडो शुरू करने वाले हैं। पेडो में है डेंटल केरीज हैं, फ्लोराइड्स हैं, ओरल हैबिट्स हैं एंड मैनेजमेंट ऑफ मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है। डेंटल केरीज हमने थॉरोली कॉन्स के लेक्चर्स में पीछे कवर कर लिए हैं, बट यहाँ पे हमें ईसीसी एंड रैम्पेंट केरीज स्पेशली बताया गया है कि इसे कंप्लीट करना है। फ्लोराइड्स के भी 2 लेक्चर्स पीछे हो गए हैं, बट ईसीसी एंड रैम्पेंट केरीज अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। मैनेजमेंट ऑफ मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट करेंगे। उसके बाद फ्लोराइड्स में बस 2 लेक्चर लिया हुआ है पीछे, तो फ्लोराइड्स बस पीडो के लाइट में हम लोग छोटा सा देख लेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग ईसीसी एंड रैम्पेंट केरीज से। तो अर्ली चाइल्डहुड केरीज एंड रैम्पेंट केरीज में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अर्ली चाइल्डहुड केरीज है ना, वो 6 ईयर्स के एज तक, 71 मंथ्स ऑफ एज तक होने वाले डेंटल डिके वाले कंडीशन को हम लोग अर्ली चाइल्डहुड केरीज कहते हैं। ये एक पैटर्न, अर्ली चाइल्डहुड केरीज है ना, एक पैटर्न फॉर्म में होता है। एक फिक्स्ड पैटर्न है कि पहले कौन सा टिथ होगा अफेक्ट, उसके बाद कौन सा टिथ होगा। बट रैम्पेंट केरीज है ना, वो उसमें एज लिमिट नहीं है, वो टीनेजर्स तक को हो सकता है। और रैम्पेंट केरीज में एक पैटर्न नहीं होता है टिथ डिके का। रैम्पेंट केरीज में होता है जो टूथ निकल रहा है ओरल कैविटी में, जो टूथ उसमें केरीज हो जाते हैं। इसमें एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है। रैम्पेंट केरीज है, उसमें 5 या उससे ज़्यादा जब डिके दिखता है टूथ में, तो उसे हम लोग रैम्पेंट केरीज बोलते हैं। तो देखते हैं हम लोग डिटेल में अर्ली चाइल्डहुड केरीज एंड रैम्पेंट केरीज। अर्ली चाइल्डहुड केरीज एज अ क्लिनिकल सिंड्रोम। अर्ली चाइल्डहुड केरीज को क्लिनिकली देखते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केरीज इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लिनिकल सिंड्रोम। अर्ली चाइल्डहुड केरीज एक क्लिनिकल सिंड्रोम के फॉर्म में रिकॉग्नाइज होता है। बेल्ट्रॉमी ने 1930 में कैरेक्टराइज दिस ईसीसी एंड कॉल्ड ब्लैक टिथ ऑफ द वेरी यंग। किसने कहा था अर्ली चाइल्डहुड केरीज को ब्लैक टिथ ऑफ द वेरी यंग? इन्होंने दूसरे लैंग्वेज में कहा था, जिसका लिटरल मीनिंग था ब्लैक टिथ ऑफ द वेरी यंग। तो बेल्ट्रॉमी ने अर्ली चाइल्डहुड केरीज को कहा था 1930 में ब्लैक टिथ ऑफ द वेरी यंग। द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर ईसीसी वाज नर्सिंग केरीज। ईसीसी के लिए जो पहली टर्मिनोलॉजी यूज की गई थी वो था नर्सिंग केरीज। और अर्ली चाइल्डहुड केरीज नाम कब फाइनलाइज हुआ? अर्ली चाइल्डहुड केरीज नाम फाइनलाइज हुआ 1994 में। उससे पहले बहुत सारे टर्म दिए गए थे ईसीसी को, बट 1994 में इस सिंड्रोम को अर्ली चाइल्डहुड केरीज कहा जाने लगा। डेविस ने क्या कहा? डेविस ने 1998 में अर्ली चाइल्डहुड केरीज को डिफाइन किया कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स डिजीज इन्वॉल्विंग मैक्सिलरी प्राइमरी इंसाइजर्स विदिन अ मंथ आफ्टर इरप्शन and spreading rapidly to other primary tooth is called childhood caries. इरप्शन के 1 महीने के अंदर ही मैक्सिलरी प्राइमरी इंसाइजर को ये अफेक्ट करता है और उसके साथ रैपिडली इंक्रीज करता है, रैपिडली होता है प्राइमरी टूथ में। इसे हम लोग कहते हैं चाइल्डहुड केरीज। किस में हो रहा है? मैक्सिलरी प्राइमरी इंसाइजर में। ठीक है, ये मैं दिखा रही हूँ सो डैट आपको याद रहे। मैक्सिलरी प्राइमरी इंसाइजर से शुरू होता है, इरप्शन के 1 महीने बाद ही से। ऐसा डेविस ने 1998 में कहा। एएपीडी ने डिफाइन किया क्या ईसीसी को? डिजीज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केरीज इज द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर डिकेड हो, नॉन कैविटेटेड हो या कैविटेटेड हो, इसका इशू नहीं है। डिके होना चाहिए, कैविटीज फॉर्म हुई या नहीं हुई। Missing due to caries or filled tooth surface in any primary tooth in a child under 6 years of age। ठीक है, इसको AAPD ने कहा अर्ली चाइल्डहुड केरीज। प्रेजेंस ऑफ 1 or more decayed मिसिंग और फिल्ड टूथ, एक से ज्यादा डिकेड टूथ हो, मिसिंग टूथ हो जो कि किसी ट्रॉमा की वजह से नहीं, केरीज की वजह से मिसिंग हुआ हो, या फिर फिल्ड टूथ सरफेस दिखे हमें प्राइमरी टूथ में उन बच्चों में जिनकी एज 6 साल से कम है, इसको हम लोग अर्ली चाइल्डहुड केरीज बोलेंगे। क्लासिफिकेशन या क्लिनिकल फीचर अर्ली चाइल्डहुड केरीज का क्या होता है? इसको 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है अर्ली चाइल्डहुड केरीज को। टाइप 1 में क्या होगा? आइसोलेटेड केरियस लीशन, मोलर्स एंड इंसाइजर्स, जो कि बस मोलर्स एंड इंसाइजर्स को अफेक्ट करेंगे।
seen in 2 to 5 years. Type 1 will be seen in 2 to 5 years. Usually combination of karyogenic semi-solid food and lack of oral hygiene. और टाइप 1 क्यों होता है? जब बच्चे सेमी सॉलिड फूड ले रहे हो और ओरल हाइजीन उनकी अच्छी नहीं हो तब टाइप 1 ECC होगा. 2 से 5 साल के बच्चों में होगा और मोलर्स एंड इंसाइजर्स में होगा. टाइप 2 में क्या होगा? लेबियोलिंगुअल केरीज. इसमें क्या था? आइसोलेटेड था. टाइप 2 में लेबियोलिंगुअल केरियस लीजन अफेक्टिंग मैक्सिलरी इंसाइजर. लेबियोलिंगुअल केरियस लीजन होता है जो कि मैक्सिलरी इंसाइजर को अफेक्ट करेगा. मैंडिबुलर इंसाइजर नॉट अफेक्टेड. मैंडिबुलर इंसाइजर्स अफेक्ट नहीं होते हैं. टाइप 2 क्यों होगा? यूज ऑफ फीडिंग बॉटल और एट विल ब्रेस्ट फीडिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ विद और विदाउट पुअर ओरल हाइजीन. टाइप 2 होना किस में होगा? उन बच्चों में होगा जो बॉटल फीड कर रहे हैं. उनकी ओरल हाइजीन कैसी है इस पे डिपेंड नहीं करेगा. और टाइप 2 कब होगा? जस्ट टूथ की इरप्शन के बाद. टूथ जैसे ही टूथ इरप्ट होगा उसके बाद अगर केरीज हो रही है तो डेट इज टाइप 2 ECC. इन सब पे क्लिनिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं. आप इन सबको ध्यान में रखना. जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि एक बच्चा है जो अभी 9 महीने का है, 8 महीने का है, उसके टीथ में केरीज हो रहा है, जो बॉटल फीड करता है, तो आप उसको कौन सा टाइप का ECC बताओगे, कौन से टाइप का ECC डायग्नोस करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन. तो याद रखना टाइप 2 एंड टाइप 1 हो गए. हमारे टाइप 3 केरियस लीजन अफेक्टिंग ऑल द टूथ इंक्लूडिंग लोअर इंसाइजर्स. टाइप 3 ऑफ ECC में क्या हो रहा है? मैंडिबुलर इंसाइजर्स भी अफेक्ट होंगे. टाइप 3 ऑफ ECC में मैंडिबुलर इंसाइजर्स भी अफेक्ट होते हैं. Karyogenic food and poor oral hygiene will be the condition and will be the etiologic factor and condition is rampant. बहुत तेजी से फैलेगा. टाइप 3 ECC में मैंडिबुलर टीथ इन्वॉल्व होता है, ये याद रखना आप. अब डेवलपमेंटल स्टेज. तो स्टेज 1 में क्या होता है? इनिशियल रिवर्सिबल स्टेज 10 to 18 मंथ्स के एज में होता है इनिशियल रिवर्सिबल स्टेज. इसमें क्या होगा? सर्वाइकली केरीज होंगे एंड ओकेशनली इंटरप्रॉक्सिमल एरियाज आर चॉकी वाइट एंड डीमिनरलाइजेशन एंड वाइट डीमिनरलाइजेशन. पेन नहीं होगा. स्टेज 1 में सर्वाइकल टीथ का सर्वाइकल रीजन अफेक्ट होता है केरीज से और बहुत कम चांस है इंटरप्रॉक्सिमल एरिया में डीमिनरलाइजेशन दिखेंगे. इसमें पेन नहीं होगा स्टेज 1 में और ये रिवर्सिबल स्टेज होता है. स्टेज 2 इज डैमेज्ड केरियस स्टेज 18 to 24 मंथ्स में. स्टेज 2 18 to 24 मंथ्स में. लीशन इन मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ में स्प्रेड टू डेंटिन एंड शो येलोइश ब्राउन डिस्कलरेशन. जो लीशन होगा वो मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ में होगा जो कि डेंटिन तक स्प्रेड करेगा और येलोइश ब्राउनिश डिस्कलरेशन टीथ होगा. पेन ऑन हैविंग कोल्ड फूड आइटम्स. और ऐसे बच्चों को सेंसिटिविटी एंड पेन होगी ठंडे खाने पे. क्यों? ठंडा खाने पे आइसक्रीम वगैरह. क्यों? क्योंकि यहाँ डेंटिन इन्वॉल्व है, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व है, इसीलिए. स्टेज 3 डीप लीशंस 24 to 36 मंथ. ओके. डिपेंडिंग ऑन टाइम ऑफ इरप्शन. स्टेज 3 किस पे? टाइम ऑफ इरप्शन पे डिपेंड करेंगे. कैरियोजेनिसिटी ऑफ स्वीटनर, कितना मीठा और कैसा फूड बच्चा ले रहा है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स यूज. दिस स्टेज कैन बी रीच्ड इन 10 to 14 months also. Molars are also affected. Frequent complaint of pain, pulpal involvement in maxillary incisor. स्टेज 3 में क्या हो रहा है? डीप लीशंस हो रहे हैं. डीप लीशंस हो रहे हैं मतलब पल्प तक लीजन होगा, पल्पल इन्वॉल्वमेंट भी होगा मैक्सिलरी इंसाइजर का. स्टेज 4 और ट्रॉमेटिक स्टेज 36 to 48 मंथ में होगा ये केरीज के. टिथ बिकेम सो वीकेंड बाय केरीज दैट रिलेटिवली स्मॉल फोर्स कैन फ्रैक्चर देम. टिथ इतना कमजोर हो चुका होगा कि फ्रैक्चर हो जाएगा किसी भी छोटा हल्के फोर्स से. पेरेंट्स में रिपोर्ट हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा. मोलर्स आर नाउ एसोसिएटेड विद पल्पल प्रॉब्लम्स. यहाँ क्या हो रहा था? स्टेज 3 में पल्पल इन्वॉल्वमेंट मैक्सिलरी इंसाइजर की हो रही थी. स्टेज 4 में क्या हो रहा है? मोलर्स किया भी पल्पल इन्वॉल्वमेंट होगा. मैक्सिलरी इंसाइजर्स यहाँ पे नॉन वाइटल हो जाएंगे. मैक्सिलरी इंसाइजर्स स्टेज 4 में नॉन वाइटल हो जाएंगे. व्हाट्स द मेन बैक्टीरिया ऑफ ECC?
मेन बैक्टीरिया काउजेटिव एजेंट जो ईसीसी के होंगे वो है म्यूटेंस स्ट्रेप्टोकोकाई का ग्रुप। म्यूटेंस स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप जो है वो काउजेटिव एजेंट है ईसीसी का, ऑफ विच एस म्यूटेंस एंड एस सोब्रिनस स्पीसीज आर कॉमनली आइसोलेटेड। और म्यूटेंस स्ट्रेप्टोकोकाई में कौन कौन से? म्यूटेंस एंड सोब्रिनस, म्यूटेंस एंड सोब्रिनस ये दोनों कॉमनली फाउंड होते हैं ऐसे बच्चों के केरीज में। हो क्या रहे हैं यहाँ? इन द प्रेजेंस ऑफ फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट स्पेशली सुक्रोज, तो जो कल्प्रिट है वो है हमारा सुक्रोज। इन द प्रेजेंस ऑफ फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट स्पेशली सुक्रोज, म्यूटेंस स्ट्रेप्टोकोकाई irreversibly adhere to the pellicle through the synthesis of glucans mediated by glucosyl transferase produced by bacteria। क्या होता है? सुक्रोज के प्रेजेंस में म्यूटेंस स्ट्रेप्टोकोकाई है ना, वो जो टिप के ऊपर पतली सी फिल्म पेलिकल बनती है ना, उस पर बहुत टाइटली अडेयर कर जाते हैं। किसके हेल्प से? ये ग्लूकैंस बनाते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, उसके हेल्प से। और अगर सुक्रोज नहीं लिया जा रहा हो चाइल्ड के थ्रू, इन द एब्सेंस ऑफ सुक्रोज, यहाँ सुक्रोज था तो स्ट्रेप्टोकोकाई, म्यूटेंस स्ट्रेप्टोकोकाई या एस म्यूटेंस अटैच हो रहा था। इन द एब्सेंस ऑफ सुक्रोज, एस सैंग्विज हैव अ हायर एफिनिटी फॉर पेलिकल कोटेड टिप देन स्ट्रेप्टोकोकाई। और सुक्रोज के एब्सेंस में एस सैंग्विज ज्यादा अटैच होता है टूथ पेलिकल से। हाँ, कैंडिडा एल्बिकेंस विच इज फ्रीक्वेंटली डिटेक्टेड इन ओरल कैविटी ऑफ चिल्ड्रेन विद ईसीसी डेवलप्स, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। डेवलप्स कैंडिडा एल्बिकेंस विच इज कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ईसीसी वाली कैविटी में फ्रीक्वेंटली दिखते हैं अदर देन दोज विच आर रिस्पॉन्सिबल। तो कैंडिडा एल्बिकेंस, उन दोनों के बाद कैंडिडा एल्बिकेंस जो है वो फ्रीक्वेंटली डिटेक्ट होते हैं ओरल कैविटी ऑफ चिल्ड्रेन जिनको ईसीसी हुआ हो। और इट डेवलप्स अ साइनर्जिस्टिक रिलेशनशिप विथ एस म्यूटेंस। साइनर्जिस्टिक रिलेशनशिप किसके साथ बना रहा है? कौन बना रहा है? कैंडिडा एल्बिकेंस एस म्यूटेंस के साथ। ईसीसी के केस में कौन सा रिलेशनशिप बनाता है? साइनर्जिस्टिक रिलेशनशिप बनाता है। When a sucrose rich diet is available, boosting formation of plaque biofilms leading to aggressive onset of ECC। जब सुक्रोज रिच डाइट अवेलेबल होता है ना, जब सुक्रोज रिच डाइट बच्चे खा रहे होते हैं, प्लाक बायोफिल्म बन रही है, उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच हो रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सुक्रोज की वजह से बहुत अच्छे से अटैच हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि ऑनसेट अग्रेसिव होगा, बहुत जल्दी ऑनसेट आएगी, ईसीसी बहुत जल्दी शुरू होगा ऐसे कंडीशन में। इट इज ऑल्सो सेड टू बी अ रेलेवेंट पैथोजन इन केरियस प्रोग्रेशन। और केरीज के प्रोग्रेशन में कैंडिडा एल्बिकेंस भी एक रिलेवेंट पैथोजन की तरह की तरह दिखेगा। ये याद रखना, साइनर्जिस्टिक रिलेशनशिप बनाता है कैंडिडा एल्बिकेंस एस म्यूटेंस के साथ ईसीसी में। अब म्यूटेंट्स, जब बच्चे की बर्थ होती है तो उनकी ओरल कैविटी जो है बर्थ से पहले तक स्टेराइल होती है, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं। तो ये जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ म्यूटेंट्स स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेंट्स, बच्चों की ओरल कैविटी में ये म्यूटेंट्स स्ट्रेप्टोकोकाई कैसे आ रहे हैं? एक तो बर्थ कैनाल से होते हुए बच्चे जब आते हैं तो सारी जो भी उनके ओरल कैविटी में जो भी चीज़ जा रही होती है उसकी वजह से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एस्टैब्लिशमेंट आफ्टर बर्थ तो हो जाता है बच्चों में, बच्चों की ओरल कैविटी में, जिसको मैच्योर होने में कुछ हफ्तों का समय लगता है। लेकिन एस म्यूटेंट्स स्ट्रेप्टोकोकाई जो स्पेशली बच्चों के ओरल कैविटी में, इन्फेंट के ओरल कैविटी में प्रेजेंट हो रहा है, वो कैसे हो रहा है वो हमारा मेन क्वेश्चन है, वो देखना है हमें। Mutants streptococci are usually not cultured from the oral cavity prior to eruption of teeth। Mutants streptococci जो है वो oral cavity में तब तक नहीं आते हैं जनरली जब तक टूथ इरप्ट ना हुआ हो। क्यों? क्योंकि म्यूटेंट्स स्ट्रेप्टोकोकाई को ओरल कैविटी में अटैच होने के लिए एक ऐसा सरफेस चाहिए जो नॉन शेडिंग हो, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सरफेस चाहिए जिसपे वो लोग आराम से अटैच कर सके। तो म्यूटेंट्स स्ट्रेप्टोकोकाई आर यूजुअली नॉट कल्चर्ड फ्रॉम द ओरल कैविटी प्रायर टू इरप्शन ऑफ टीथ। Cow's mutants streptococci generally require non-shedding surface to colonize।
तो अब ये आ कहाँ से रहे? ऑर्गेनिजम्स आर यूजुअली फर्स्ट डिटेक्टेड व्हेन द फर्स्ट प्राइमरी टीथ इमर्ज इनटू द ओरल कैविटी और व्हेन ऑब्चुरेटर्स फॉर पैलेटल क्लेफ्ट्स आर इंसर्टेड। तो म्यूटेंस स्ट्रेप्टोकोकाई तभी ओरल कैविटी में नजर आते हैं जब पहला प्राइमरी टीथ इरप्ट हुआ हो, या क्लेफ्ट पैलेट के केस में जब क्लेफ्ट पैलेट का केस हो और पैलेट ओपन हो तो उसको क्लोज करने के लिए जब ऑब्चुरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जब ऑब्चुरेटर से सील करते हैं ओपन पैलेट को तो एक हार्ड सरफेस बन गया। उस केस में पैलेटल क्लेफ्ट में जब ऑब्चुरेटर डाल रहे हो तो उस केस में एस म्यूटेंस दिखता है या आ जाता है ओरल कैविटी में, या फिर जब तक फर्स्ट प्राइमरी टीथ इरप्ट ना हो तब। तो कैसे आ रहा है ये म्यूटेंस स्ट्रेप्टोकोकाई, कैसे आ रहा है और खुद को कैसे इस्टेब्लिश कर रहा है? इनफैक्ट एक्वायर्स म्यूटेंस स्ट्रेप्टोकोकाई थ्रू वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम द ओरल कैविटी ऑफ प्राइमरी केयर गिवर। ये आप याद रखना, वर्टिकल ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? जो प्राइमरी केयर गिवर है बच्चे का, जैसे कि मदर हो गई या और भी कोई जो प्राइमरी केयर गिवर है, उनके थ्रू जब ओरल कैविटी में बच्चे के एस म्यूटेंस आ रहा है किसी भी फॉर्म में, सलाइवा के थ्रू और किसी भी थ्रू, तो वो होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन। हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट, बच्चों के आसपास और जो कोई रिलेटिव हैं या जो हेल्पर हैं उनके थ्रू एस म्यूटेंस बच्चों में आ जा रहा है अगर, उसको कहते हैं हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन। इंडिविजुअल्स इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, नॉट प्राइमरी केयर गिवर। तो ऐसे आया म्यूटेंस स्ट्रेप्टोकोकाई ओरल कैविटी में। अर्लियर द कॉलोनाइजेशन हायर इज केरीज, जितना जल्दी वो आएंगे, जितनी जल्दी कॉलोनाइज करेंगे उतना ज्यादा टाइम उनको ओरल कैविटी में मिलेगा और केरीज उतनी ज्यादा होगी। पहले ही टिथ से शुरू कर देंगे वो अपना काम करना, तो जितनी सारे टिथ पे होंगे उतनी ज्यादा केरीज होगी। काउस क्या होता है ईसीसी का? पहला है इन्फेंट की फीडिंग पैटर्न, बच्चे किस तरह से फीड हो रहे हैं। यूज ऑफ बॉटल अलॉन्ग विथ लॉन्गर कॉन्टैक्ट विद द बॉटल एट नाइट टाइम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। बॉटल का यूज कर रहे हैं और लंबे समय तक बच्चा अपनी माउथ में बॉटल लेकर रह रहा है और उतनी ही देर स्वीट से कॉन्टैक्ट टिथ का बना हुआ है उस केस में। दूसरा ओरल हाइजीन लेवल, वो भी एसोसिएटेड होगा। Sucrose, glucose and fructose found in fruit juice, vitamin C drinks as well as in solid foods are probably the main sugar associated with infant caries। तो infant के caries में infant के sugar का source क्या क्या है, कहाँ से उनको sucrose, glucose और fructose मिल रहा है? fruit juice से, बच्चों की drinks से, और जो भी solid food खा रहे हैं वो सब होगा बच्चों का main source sugar का। डेंटल केरीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शुगर कौन सा है? सुक्रोज इज मोस्ट वाइडली यूज्ड शुगर। वाइडली शुगर इज कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। Sucrose is most important sugar in dental caries as it is the only substrate used for bacterial generation of plaque dextrans. Essential for bacterial adherence, thus facilitates the implantation of karyogenic bacteria in the oral cavity. Sucrose सबसे important sugar है, considered किया जाता है most important है dental caries के लिए। ये इकलौता ऐसा substrate है जो यूज होता है बैक्टीरियल जनरेशन, बैक्टीरियल अडेरेंस में, इम्प्लांटेशन ऑफ और कैरियोजेनिक बैक्टीरिया को टिथ में जाके अटैच होने में। क्या है, जितना ज्यादा सुक्रोज ले रहा है बच्चा उतना ज्यादा टिथ जो है, माउथ जो है शुगर से कांटेक्ट में है, तो इनेमल उतना ज्यादा कांटेक्ट में, उतना ज्यादा बैक्टीरियल एक्टिविटी हो रही है, उतने ही ज्यादा एसिड का फॉर्मेशन होगा और उतने ही ज्यादा इनेमल डीमिनरलाइजेशन के चांसेस बढ़ेंगे। एंड देयर इज इनएडिक्वेट टाइम, और बहुत कम टाइम मिलेगा रीमिनरलाइजेशन का सलाइवा के थ्रू। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग सुक्रोज, इंक्रीज टोटल टाइम शुगर इज इन द माउथ। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंटली सुक्रोज लोगे उतना ज्यादा टाइम शुगर माउथ में होगा। इंक्रीज द पोटेंशियल फॉर इनेमल डीमिनरलाइजेशन, और उतना ही कम टाइम रीमिनरलाइजेशन के लिए मिलेगा सलाइवा से। Which is the common characteristics for early childhood caries? Sleep time consumption of sugar is another common characteristic. एक तो बॉटल लेके सोना, दूसरा स्लीप टाइम
कंजप्शन ऑफ शुगर, सोने से पहले शुगर का कंजप्शन करना। क्या होता है लेबियल सरफेस पे मैक्सिलरी इंसाइजर्स पे ही कैरीज क्यों होते हैं? क्योंकि क्लियरेंस ऑफ ग्लूकोज इज स्लोएस्ट ऑन द लेबियल सरफेस ऑफ मैक्सिलरी इंसाइजर्स एंड बकल सरफेस ऑफ मैंडिबुलर मोलस। जो सुक्रोज जो ग्लूकोज है ना ओरल कैविटी में, उसकी क्लीनिंग सबसे स्लोएस्ट होती है और एरियाज के कंपैरिजन में लेबियल सरफेस ऑफ मैक्सिलरी इंसाइजर्स पे एंड बकल सरफेस ऑफ मैंडिबुलर मोलर्स पे। यहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा देर तक रह जाते हैं, इनकी जो क्लियरेंस बहुत स्लो होती है। दैट एक्सप्लेन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरियस लीशन इन ईसीसी, इसलिए मैक्सिलरी इंसाइजर से ईसीसी शुरू होता है। विच आर कैरेक्टरिस्टिकली लोकलाइज टू मैक्सिलरी इंसाइजर्स एंड फर्स्ट मोलर्स, इसलिए ये शुरू ही होते हैं मैक्सिलरी प्राइमरी इंसाइजर्स से एंड फर्स्ट मोलर्स से। ईसीसी शुरू होते हैं मैक्सिलरी प्राइमरी इंसाइजर्स से एंड फर्स्ट मोलर्स से। और इनका काउज क्या है? एक काउज इसका ये भी है कि ग्लूकोज क्लियरेंस इन दोनों जगह पे बहुत स्लो होता है। लो सैलिवरी फ्लो ड्यूरिंग स्लीप डिक्रीजेज ओरल क्लियरेंस ऑफ द शुगर। अब स्लीप टाइम में शुगर बच्चा ज्यादा ले रहा है और जब सो गया तो सैलिवरी फ्लो भी स्लो डाउन हो गई, तो शुगर जो है वो क्लीन नहीं हो पा रहा है ओरल कैविटी से, तो अब फिर चांसेस बढ़ जा रहे हैं कैरीज के। मेन कंपोनेंट ऑफ मिल्क इन्वॉल्व इन रिड्यूसिंग, अब कहते हैं ना दूध लो, दूध से कैल्शियम होगा, हड्डी मजबूत होगी, दांत मजबूत होगी, तो क्यों? मेन कंपोनेंट ऑफ मिल्क इन्वॉल्व इन रिड्यूसिंग डीमिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन को कम कराने में और रीमिनरलाइजेशन को इंक्रीज कराने में मिल्क का कौन सा कंपोनेंट है जो काम करता है? कैसीन। कैसीन के वेरियस फॉर्म दैट इज म्यूकैसीन एंड सोडियम कैसीनेट। मिल्क के वो कौन से सब्सटेंस है जो कि रीमिनरलाइजेशन में हेल्प करते हैं और डीमिनरलाइजेशन को स्लो डाउन करते हैं? कैसीन। कैसीन का भी वेरियस फॉर्म दैट इज म्यूकैसीन एंड सोडियम कैसीनेट। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ईसीसी। रैम्पेंट कैरीज अफेक्टिंग ईसीसी में क्या है? सी यहाँ पे रैम्पेंट कैरीज इसलिए आ रहा है क्योंकि जो नर्सिंग कैरीज है ना, दैट इज अ टाइप ऑफ रैम्पेंट कैरीज, इट इज नॉट अ रैम्पेंट कैरीज, इट इज अ टाइप ऑफ रैम्पेंट कैरीज। तो इसका क्लिनिकल फीचर, अभी आप रैम्पेंट रहने तो आप कंफ्यूज करोगे, क्या है क्लिनिकल फीचर ऑफ ईसीसी? अफेक्टिंग मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ। मैक्सिला के बच्चों में मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ अफेक्ट होते हैं। लीशन अपीयर्स लेटर ऑन पोस्टीरियर टीथ। बोथ मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर फर्स्ट प्राइमरी मोलर्स। पहले मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ, उसके बाद मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर फर्स्ट प्राइमरी मोलर। ठीक है, ईसीसी में अफेक्ट हो रहा है मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर फर्स्ट प्राइमरी मोलर एंड मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ। कैनाइन्स आर अफेक्टेड लेस देन फर्स्ट मोलर बिकॉज ऑफ लेट इरप्शन। कैनाइन्स जो है वो फर्स्ट मोलर से कम अफेक्ट होते हैं ईसीसी में। क्यों? क्योंकि इनकी इरप्शन ही देर से हो रही है। बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ ईसीसी क्या है? 3 साल की उम्र में इनेमल टूथ डिफेक्ट, टूथ के इनेमल में कितना डिफेक्ट हुआ है वही बेस्ट प्रिडिक्टर है। सी साउथ एशियन चिल्ड्रन वेयर द केयर गिवर्स हैव प्री चूइंग फूड प्रैक्टिस कैरीज रेट इज इंक्रीज्ड। क्या हो रहा है? साउथ एशियन हाउस होल्ड में बच्चों को कुछ भी देने से पहले जो उनके केयर गिवर होते हैं वो उस फूड को बाइट करके या च्यू करके लूजन कर देते हैं, सो डैट बच्चे को कम मेहनत पड़े उसको च्यू करने में, क्योंकि बच्चों के पास कम टीथ होगा। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है? आइदर वर्टिकल या हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन हो रहा है एस म्यूटेंट्स का, इसके वजह से कैरीज रेट इंक्रीज हो जाता है। एक है RAPIDD स्केल, रैपिड स्केल। रैपिड स्केल का क्या मतलब है? रेडनेस असेसमेंट ऑफ पेरेंट्स कंसर्निंग infant dental decay. Readiness assessment of parents concerning infant dental decay. रैपिड स्केल का फुल फॉर्म है readiness assessment of parents concerning infant dental decay. एक एक वर्ड का वो याद रखना,
एक एक वर्ड से क्या डिनोट हो रहा है, वरना थोड़ा सा भी वर्ड चेंज होकर कंफ्यूजिंग हो सकता है। और अगर आपको फुल फॉर्म पूछा जाए तो रैपिड का फुल फॉर्म ये है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेरेंट्स को क्वेश्चनर देते हैं, वेरियस क्वेश्चन पूछते हैं, उनको वेरियस आइडियाज बताते हैं, फिर हम लोग चेक करते हैं कि पेरेंट्स कितने ईगर हैं, पेरेंट्स कितने जागरूक हैं अपने बच्चे की ओरल कैविटी और डेंटल टिथ डीके को बचाने के लिए, और वो उन्होंने अपनी लाइफ में अपने हैबिट्स में क्या चेंज लाए हैं सो डैट उनके बच्चे की ओरल कैविटी की हेल्थ सही रहे। इसको हम लोग कहते हैं रैपिड स्केल रेडीनेस असेसमेंट ऑफ पेरेंट्स कंसर्निंग इन्फेंट डेंटल डिके। इन्फेंट डेंटल डिके के लिए पेरेंट्स कितने कंसर्न हैं उसका असेसमेंट हम लोग करते हैं। इसी की रैपिड स्केल की डिफिनेशन है ये, अ टूल that is used to determine parents stage of change for their child's oral health। पेरेंट्स किस हद तक अपने आप को बदल सकते हैं अपने बच्चे की चाइल्ड की ओरल हेल्थ के लिए, दैट इज रैपिड स्केल। अब आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे ईसीसी का? इट रेंजेस फ्रॉम डाइट काउंसलिंग टू प्रोस्थोडोंटिक रिहैबिलिटेशन ऑफ पेशेंट। पेरेंट्स मस्ट बी इनकरेज्ड नॉट टू यूज बॉटल एज अ पैसिफायर। पेरेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके बॉटल हैबिट बच्चों की छुड़ा दो, उसको एज अ पैसिफायर यूज ना करो। व्हेन एब्सेस इज देयर ड्यू टू एक्सेसिव डीके एंड नेक्रोटिक टीथ, एक्सट्रैक्शन विल बी रिक्वायर्ड दैट विल लीड टू हीलिंग ऑफ एब्सेस। अगर एक्सेसिव डीके या नेक्रोटिक टीथ के वजह से एब्सेस हुआ है तो टूथ को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी एब्सेस हील होंगे। In case of first primary molar, restoration with composite strip crown and stainless steel crown। अगर फर्स्ट प्राइमरी मोलर में किसी पेशेंट को ईसीसी है तो उसको आप कैसे प्रिजर्व करोगे, उनका रेस्टोरेशन करोगे। अनलेस एक्सट्रैक्शन का केस नहीं है तो उन टिथ्स का रेस्टोरेशन करोगे आप कंपोजिट स्ट्रिप क्राउन से या स्टेनलेस स्टील क्राउन से। Elimination of bottle habit can be achieved by gradually reducing the amount of sugar in the bottle by diluting with water। बॉटल हैबिट को रिमूव करने के लिए आप पेशेंट को क्या बता सकते हो कि आप ना एक तो शुगर कंटेंट ग्रेजुअली धीरे धीरे कम करो बॉटल के, जो भी उनके बॉटल में वो डाल के दे रहे हैं बच्चे को, दूसरा उसको वाटर से डाइल्यूट कर दो। इससे क्या होगा, कैन बी डन ओवर सेवरल वीक्स, कुछ हफ्ते लगेंगे और हैबिट छूट जाएगी। जो टूथ रिस्टोरेबल है उनको बिल्डअप ऑफ रेस्टोरेबल टिथ, दिस में बी डन बाय जीआई रेस्टोरेशंस एंड कंपोजिट रेजिन स्ट्रिप क्राउन। जो टिथ रिस्टोरेबल है उनका बिल्डअप कैसे करोगे आप, जीआईसी से या फिर कंपोजिट रेजिन स्ट्रिप क्राउन्स से। एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट होगी, उसके बाद क्राउन प्लेसमेंट होगा, कंपोजिट रेजिन स्ट्रिप क्राउन। अगर ग्रॉसली डिकेड टिथ है और एक्सट्रैक्शन नीडेड है, लॉस ऑफ अपर एंटीरियर टिथ विल नॉट रिजल्ट। तो क्या होगा, अगर ग्रॉसली डिकेड टूथ है और एक्सट्रैक्शन ही इकलौता रास्ता बचा है, तो अगर आप अपर एंटीरियर टिथ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ना, उससे स्पेस लॉस नहीं होगा। अगर कैनाइन्स इरप्ट हो चुके हैं ओरल कैविटी में, अगर कैनाइन्स इरप्ट हो चुके हैं, लेकिन अगर पोस्टीरियर टिथ को एक्सट्रैक्ट करना पड़ा तो इट शुड बी फॉलोड बाय प्लेसमेंट ऑफ स्पेस मेंटेनर्स आफ्टर प्रॉपर असेसमेंट ड्यू टू पॉसिबल स्पेस लॉस। अगर आप पोस्टीरियर टिथ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको स्पेस मेंटेनर लगाना होगा बच्चों पे, उसके लिए पेरेंट्स को समझाना होगा, पेरेंट्स का प्रायर आपको कंसेंट लेना होगा और फिर स्पेस लॉस को बचाने के लिए वहाँ पे स्पेस मेंटेनर देना होगा। अब ईसीसी हमारा फिनिश, रैम्पेंट कैरीज शुरू करते हैं। रैम्पेंट कैरीज इज अपीयरेंस ऑफ मोर देन 5 न्यू। ईसीसी में 1 और 2, रैम्पेंट कैरीज में इज अपीयरेंस ऑफ मोर देन 5 न्यू लीशंस इन एन इंडिविजुअल ऑफ एनी एज ग्रुप इन अ ईयर। एक साल के अंदर 5 से ज्यादा लीशन अगर किसी की ओरल कैविटी में दिख रहा है किसी भी एज ग्रुप में, तो उसको हम लोग रैम्पेंट कैरीज बोलेंगे। डिफरेंस आपको समझ आ रहा है ईसीसी और रैम्पेंट कैरीज का? मैं दोहरा दूं, ईसीसी में 1 या 2 लीशन 6 साल के बच्चे के अंदर, 6 साल के एज के अंदर के बच्चों को, और एक पैटर्न ऑफ टूथ कैरीज होगा कि कैरीज किस किस टीथ को कैसे कैसे अफेक्ट करेगी, इसका पैटर्न होगा। रैम्पेंट पे आते हैं,
एक साल के अंदर 5 से ज्यादा लीजन होगा किसी एक इंडिविजुअल में, किसी भी एज ग्रुप के, इसको हम लोग रैम्पेंट केरीज बोलेंगे। नर्सिंग केरीज या ईसीसी इज अ टाइप ऑफ रैम्पेंट केरीज। Nursing bottle caries is characterized by a rampant caries pattern initially involving maxillary decidus। यहाँ पे ECC की बात हो रही है, कैसे इनिशियली इन्वॉल्व करेगा मैक्सिलरी और प्राइमरी एंटीरियर टिथ को, फॉलोड बाय पोस्टीरियर एंड देन मैंडिबुलर एंटीरियर टिथ आर यूजुअली स्पेयर्ड। ECC में मैंडिबुलर एंटीरियर टिथ बहुत हद तक अफेक्ट नहीं होते हैं अनलेस स्टेज 4 की बात हो रही हो। उससे पहले तक मैंडिबुलर टिथ ईसीसी में अफेक्ट नहीं होते हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ईसीसी में मैंडिबुलर एंटीरियर टिथ अफेक्ट नहीं होते हैं। रैम्पेंट केरीज को मैस्लर ने कैसे डिफाइन किया? रैम्पेंट केरीज की डेफिनेशन बाय मैस्लर, सडनली अपीयरिंग, वाइड स्प्रेड, रैपिडली स्प्रेडिंग, बरोइंग टाइप ऑफ केरीज। ये याद रखना आप, रैम्पेंट के लिए बरोइंग टाइप ऑफ केरीज वर्ड का यूज किया जाता है। रिजल्टिंग इन अर्ली इन्वॉल्वमेंट ऑफ पल्प एंड अफेक्टिंग दोज टीथ विच आर यूजुअली रिगार्डेड एज इम्यून टू डिके। अर्ली इन्वॉल्वमेंट होगी इसमें पल्प की, बरोइंग टाइप पे ले ली जाएगा अंदर की साइड, और अर्ली इन्वॉल्वमेंट होगी पल्प की, और उन सारे टूथ को जो जनरली इम्यून हो सकते हैं, इम्यून होते हैं डिके के लिए, ज्यादा चांसेस नहीं होते उनमें केरीज के। रैम्पेंट में उनमें केरीज होता है, उन सारे टिथ में। मैस्लर ने कहा सडनली अपीयरिंग, वाइड स्प्रेड, बहुत ज्यादा फैला हुआ, जल्दी जल्दी स्प्रेड करेगा। बरोइंग टाइप का केरीज होगा जो कि पल्प को अर्ली इन्वॉल्व करेगा, विच आर यूजुअली रिगार्डेड एज इम्यून। क्लिनिकली कैसा दिखेगा रैम्पेंट केरीज? क्लिनिकल अपीयरेंस क्या होगी? इट इज यूजुअली रिलेटेड टू ऑर्डर ऑफ टूथ इरप्शन in primary dentition except mandibular primary incisors. Clinical appearance, it is usually related to order of tooth eruption in primary dentition except mandibular primary incisors. Initial lesion usually appears on the labial surface of maxillary incisors. नहीं, ये ECC के बारे में है। Rampant caries may also occur in permanent dentition of teenagers that is typically characterized by rampant caries जो है वो may also occur in permanent dentition। rampant caries जो है permanent dentition में भी हो सकता है। और permanent dentition के rampant caries को कैसे characterize करोगे आप? buccal and lingual caries of premolars and molars। Rampant caries of permanent dentition is characterized by buccal and lingual caries of premolars and molars। premolars and molars के buccal और lingual दोनों साइड caries दिखेगा। Proximal and labial caries in mandibular incisors। Proximal and labial caries in mandibular incisors। mandibular के incisors में proximal and labial होगा, और maxillary के buccal and लिंगवल में होगा, मोलस एंड प्रीमोलस के। क्लिनिकल अपीयरेंस ऑफ रैम्पेंट केरीज। तो रैम्पेंट केरीज क्लिनिकली क्या होगा? यूजुअली रिलेटेड टू ऑर्डर ऑफ टूथ इरप्शन इन प्राइमरी डेंटिशन एक्सेप्ट मैंडिबुलर प्राइमरी इंसाइजर्स। इसमें क्या होगा? जो जो टूथ रैम्पेंट केरीज में जो जो टूथ इरप्ट होते जाएंगे उनमें केरीज के इंसिडेंस, केरीज के चांसेस रैम्पेंट केरीज में बढ़ते जाएंगे। ठीक है। इनिशियल लीजन यूजुअली अपीयर्स ऑन द लेबियल सर्फेसेस ऑफ मैक्सिलरी इंसाइजर्स close to gingival margin as a whitish area of decalcification or pitting of enamel shortly after eruption। टिथ जैसे ही इरप्ट होगा, इनिशियल लीजन अपीयर होगा लेबियल सरफेस ऑफ मैक्सिलरी इंसाइजर्स पे क्लोज टू जिंजाइवल मार्जिन, और कैसा होगा? ये वाइटिश एरिया ऑफ डीकैल्सिफिकेशन और पिटिंग ऑफ इनेमल। टूथ इरप्ट होते ही विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर वाइटिश एरिया डीकैल्सिफिकेशन के टूथ पे अपीयर होगी या फिर इनेमल में पिटिंग अपीयर होगा। लीशन बिकम लाइट टू येलो और पिगमेंटेड एंड एट सेम टाइम एक्सटेंड लेटरली टू द प्रॉक्सिमल सर्फेसेस। ये जो है रैम्पेंट केरीज वाले लीजन, ये लाइट टू येलो होते हैं, पिगमेंटेड होंगे, और साथ के साथ जहां ये मार्जिनल जिंजाइवा पे आए
अपीयर हुए वहां से ये लेटरली एक्सटेंड करेंगे प्रॉक्सिमल सरफेस ऑफ टूथ पे एंड डाउनवर्ड्स टू द इंसाइजल एजेस, और फिर इंसाइजल एज को कहाँ से, मार्जिन से प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल से इंसाइजल एज के साइड केरीज का एक्सटेंशन होगा रैम्पेंट केरीज में। एडवांस स्टेज में पैथोलॉजिक फ्रैक्चर ऑफ द क्राउन ऑन मिनिमल ट्रॉमा, हल्के से भी ट्रॉमा पे टूथ इतना ज़्यादा वीक हो चुका होगा कि ट्रॉमा से फ्रैक्चर हो जाएगा। अदर टीथ दैट इज प्राइमरी फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर एंड इवेंचुअली कैनाइन विल बिकम इन्वॉल्व, कैनाइन तक सब इन्वॉल्व हो जाएंगे। रैम्पेंट केरीज जो परमानेंट डेंटिशन में और टीनेजर्स में हो वो टिपिकली कैरेक्टराइज कैसे होगा, बकल एंड लिंगुअल केरीज ऑफ प्री मोलर्स एंड मोलर्स। और क्यों होगा टीनेजर्स में रैम्पेंट केरीज, बहुत फ्रीक्वेंट जो कैरियोजेनिक फूड हो गए, शुगरी फूड हो गए, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हो गए, सिंथेटिक फूड हो गए, रेडी टू ईट पैक्ड फूड, इन सब के फ्रीक्वेंट इनटेक के वजह से। नाउ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, कैसे प्रिवेंट करोगे या ट्रीट करोगे आप रैम्पेंट केरीज को, उसके लिए क्या होगा कि पेशेंट और पेरेंट्स दोनों को मोटिवेट करना होगा डेंटल ट्रीटमेंट के लिए। और इनिशियल ट्रीटमेंट में क्या दोगे आप, प्रोविजनल रेस्टोरेशन दोगे, डाइट असेसमेंट करवाओगे, ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस दोगे और फ्लोराइड ट्रीटमेंट दोगे। और ये सब हम लोग क्या करेंगे, केरीज स्टेबलाइजेशन या प्रोविजनल रेस्टोरेशन कब करेंगे, सिम्टम फ्री टूथ हो जहां डेंटिनल केरीज हल्का हुआ हो, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ पल्पल एक्सपोजर एंड टू इम्प्रूव फंक्शन, हल्की केरीज हुई हो और पल्पल एक्सपोजर को बचाने के लिए हम लोग ये सब ट्रीटमेंट करेंगे, केरीज स्टेबलाइजेशन एंड प्रोविजनल रेस्टोरेशन का। और अगर बच्चा अगर स्टिल बॉटल फीडिंग है तो उसको फिर हमने वो करवाना है, ग्रेजुअली बॉटल की जो हैबिट है वो रिमूव करवाना है, 2 से 3 हफ्ते के अंदर शुगर इंटेक कम करवा के, मिल्क डाइल्यूट करवा के। जो 8 साल से कम के बच्चे हैं उनकी टूथ ब्रशिंग टेक्निक आपको सही करवानी होगी, उनको टूथ ब्रशिंग टेक्निक सही बताना होगा। जो 8 साल से कम के बच्चे हैं उनको सर्कुलर स्क्रब में मेथड में और टूथ ब्रशिंग टेक्निक बताएंगे। जो 11 to 12 ईयर्स तक के एज तक पहुंच चुके हैं या उनसे ज़्यादा के हैं उनको हम लोग बैस टेक्निक बताएंगे, एज वेल एज सिस्टेमिक एंड टॉपिकल फ्लोराइड ट्रीटमेंट बेस्ट है ये प्रिवेंशन ऑफ केरीज के लिए। यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है रैम्पेंट केरीज एंड अर्ली चाइल्डहुड केरीज। अब हम लोग शुरू करेंगे मैनेजमेंट ऑफ मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। मैनेजमेंट ऑफ मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट ये हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पीडो के लेक्चर में।